दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वक्त है संग्राम का। सड़क से संसद तक हंगामा। संसद चलती है तो हंगामा। लेकिन ये हंगामा जो है दोस्तों, ये चंद लोगों नहीं बल्कि एक व्यक्ति विशेष के प्रति है। यानी आसमान में अडानी, हरलोक में अडानी, ब्रह्मलोक में अडानी, एयरपोर्ट में अडानी, पोर्ट ब्लेयर में अडानी। यानी कि मोदी अडानी एक है तभी अडानी सेफ है। ये जो उद्गार है, ये जो संकल्प है, ये जो एक परिभाषित किया गया है संसद के सदन के अंदर या सदन के बाहर, ये ऐसा क्यों हो रहा है? उसका बहुत साफ कारण है। संपूर्ण विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस, इस बात को लेकर के अडिग है कि जो एफआईआर, जो कंप्लेंट अमेरिकन गवर्नमेंट ने की है उसके अगेंस्ट जांच की जानी चाहिए। जेपीसी की डिमांड हो रही है। कई दिनों से संसद नहीं चली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अडानी के अगेंस्ट कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं है। तभी राहुल गांधी का कहना है कि जब तक मोदी है तब तक अडानी सेफ है। यानी कि मोदी अडानी एक है तभी अडानी सेफ है। ये एक ब्लैक जैकेट पे पोस्टर चिपका करके संसद के बाहर, अधिवेशन के बाहर तमाम कांग्रेसी सांसदों ने ये वहां पे धरना दिया। और धरने का एक ही संकल्प था कि मोदी जी या जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो अडानी के खिलाफ जांच या जेपीसी की जो डिमांड है पूरी की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब देखो दोस्तों, ये तो एक अडानी के खिलाफ है। दूसरा, एक और बड़ी खबर ये कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो गए। लेकिन लंबी जद्दोजहद के बाद आखिर क्या कारण था कि 12 दिन तक स्पष्ट बहुमत के बाद कोई कोताहल नहीं, कोई सरकार बनाने के लिए आगे पीछे नहीं था। आप ही को सरकार बनानी थी, फिर भी 12 दिन क्यों लगे? कारण बहुत साफ था। नागपुर अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहता था और चाणक्य नया योगी पैदा नहीं करना चाहता। दोस्तों, हम विस्तृत रिपोर्ट के साथ आपके बीच में आते हैं। उसके पहले आपसे एक निवेदन जो हमेशा हम करते आए हैं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे दिल्ली सहारा की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, एक बात और, थैंक्स बटन दबा के आप दिल्ली सहारा को कोई भी आर्थिक मदद कर सकते हैं। दोस्तों, स्पष्ट बहुमत के बावजूद भाजपा जैसी पार्टी अगर महाराष्ट्र जैसे स्टेट के अंदर, जो कि देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, वहां पे सरकार न बना पाए, एक मुख्यमंत्री का चेहरा न डिक्लेयर कर पाए, चुनाव के पहले तो छोड़ दीजिए, चुनाव के बाद भी न कर पाए, तो कारण क्या है? कारण बहुत साफ है, अंदर खटपट है। सब कुछ इतना जो है आसान नहीं था। कारण इस पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक पद्धति चली आई है। पहले प्रमोशन, फिर डिमोशन, फिर जिसका डिमोशन उसका प्रमोशन, फिर जिसका प्रमोशन उसका डिमोशन। यानी देवेंद्र फडणवीस पहले मुख्यमंत्री थे, उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। और जब शिंदे जी मुख्यमंत्री थे तो उनको अब डिप्टी सीएम, यानी कि जिसका प्रमोशन होता है उसी का डिमोशन कर दिया जाता है और जिसका डिमोशन होता है उसका प्रमोशन कर दिया जाता है। इस पद्धति महाराष्ट्र के अंदर सरकार ने शपथ ली। अब सवाल शपथ का ही नहीं है दोस्तों, सवाल यहां पे ये भी है कि इन सब चीजों के बीच में आखिर मसला क्या था? ये मसला बहुत ही गंभीर था। देखिए, संघ का एक जो साप्ताहिक अखबार है जिसपे वो अपना लेख लिखता है, ऑर्गेनाइजर और पंचजन, उसमें ऑर्गेनाइजर ने लिखा था कि मोदी है तो जीत की गारंटी नहीं है। यानी मोदी एक जीत की गारंटी नहीं है। और यही कारण था लोकसभा चुनाव में आरएसएस ने उसको फलीभूत होने दिया और दिखाया कि देखो ये सच्चाई है। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में जब भाजपा बैकफुट पे आई आरएसएस के सामने, तो आरएसएस ने मोर्चा संभाला और उसके लाखों लाख स्वयंसेवक हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर चुनाव में गली गली कूचे कूचे घूमे और परिणाम आपके सामने। यानी वो जीत जो कांग्रेस और विपक्षी दलों के पास से उसको दांत से खींच करके ले आने का संकल्प किसी ने दोहराया तो आरएसएस ने दोहराया। आरएसएस अगर मेहनत करेगा तो फिर खाली हाथ तो रहेगा नहीं। आरएसएस ने बहुत साफ कर दिया था कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नागपुर से ही होगा, जबकि चाणक्य नहीं चाहते थे
कि देवेंद्र फडणवीस वहां के मुख्यमंत्री हों? कारण बहुत साफ है। देखिए, अगर भारतीय राजनीति और भारतीय जनता पार्टी के तत्वों को समझना होगा तो बड़ी क्लियर सी बात है। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। चाणक्य का ये सपना है कि चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। कहा तो ऐसा भी जाता हो सकता है 2025 की बात ना हो, लेकिन ये वक्त की बात है। अब चाणक्य अपनी गोटी सेट करने में लगे हुए हैं। चाणक्य को सबसे बड़ा खतरा अगर किसी से था तो योगी आदित्यनाथ था। इसी योगी आदित्यनाथ के पीछे पूरी फोर्स लगा दी गई। एक ऐसा व्यक्ति, विधायक जो चुनाव हार चुका था, केशव प्रसाद मौर्य, उसको आगे लाके खड़ा कर दिया गया, लेकिन तमाम दांव पेच किए, लेकिन संघ उसके पीछे खड़ा था कि योगी नहीं तो कुछ भी नहीं। अंतोगत्वा योगी को बचा लिया गया। अब चाणक्य की गलती नहीं करना चाहते कि हिंदुस्तान के अंदर कोई दूसरा योगी पैदा हो, और जानते थे कि अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया तो कल उनके गले की हड्डी बन जाएगा। उन्होंने अपने पूरे तर्कस में जितने भी तीर थे सब चला लिए, नए मोहन यादव को पैदा करने की कोशिश की, लेकिन एक शातिर खिलाड़ी था देवेंद्र फडणवीस, उसको पता था कि अगर मेरा नाम हटेगा तो एक नाम और आ सकता है, वो है तावड़े। सूत्रों का कहना है कि सच्चाई नहीं पता, लेकिन लोग ऐसा मीडिया के अंदर और सूत्रों की जानकारी अगर कहें तो ये कहा जाता है कि तावड़े को जो नोटों के गड्ढे के बीच में फंसाया गया था, उस साजिश के पीछे देवेंद्र फडणवीस का हाथ था। यद्यपि इसके कोई तथ्य नहीं है, ऐसा मीडिया में कहा जाता है। इसकी कोई सच्चाई नहीं, इसका कोई प्रूफ नहीं है, हम भी इस बात को नहीं मानते, लेकिन जो खबरें आती है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। कई की जो है सोशल मीडिया के अंदर ये बात आती है कि उसके पीछे, क्योंकि फडणवीस जानते थे कि अगर कल उनके नाम को आगे नहीं किया गया तो एक दूसरा नाम आएगा, वो तावड़े का आएगा। उन्होंने तावड़े का पत्ता पहले ही काट दिया, नोट गड्डी नोट पे फंसा करके, ऐसा कहा जाता है। सच्चाई क्या है पता नहीं, हम भी इस बात को नहीं मानते, क्योंकि इसके कोई एविडेंस नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, और ना ही दोनों तरफ से कोई नाम लिया गया। लेकिन सवाल इस बात का है कि निशाना बिल्कुल सही जगह फिट हुआ। तमाम कोशिशों के बावजूद चाणक्य चाहते थे कि दूसरा किसी ऑल्टरनेटिव को पैदा किया जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। अंतोगत्वा संघ की जबरदस्ती, संघ का ये, मैंने पहले भी आपको अपने वीडियो में कहा था कि ये संघ का सेमीफाइनल है। अगर संघ ने मुख्यमंत्री अपना नागपुर का बना लिया तो अगला अध्यक्ष भी नागपुर के कहने पे होगा, और आरएसएस ने सिद्ध कर दिया यह मोदी की नहीं चलेगी। मोदी गारंटी की जीत नहीं, ये उनका जो अखबार का उसमें पब्लिश हुई थी खबर, वो सच्चाई साबित हुई। आरएसएस ही जीत की गारंटी है। आरएसएस ने प्रूफ किया है कि अगर जीत हम दिलाएंगे तो हमारे कहने पे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो है पार्टी का अध्यक्ष होगा। और ये पहला सेमीफाइनल था, मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर ये सेमीफाइनल संघ जीत जाता है तो 100% मान लीजिए कि आने वाला जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होगा वो भी संघ के इशारे पे ही बनेगा। सच्चाई सामने है, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया। यानी कि एक तरह से कहा जाए, अंदर खाने मोदी और ऊपरी खाने में चाणक्य की बहुत बड़ी हार है, और संघ के सामने नतमस्तक हुई। संघ ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। अब सवाल इस बात का है कि भविष्य में संघ कहां इंटरफेयर करता रहेगा, संघ की मंशा क्या है, संघ चाहता क्या है। संघ वो चाहता है कि नए चेहरे के साथ एक व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व हो, ऐसा जो कि उस पद के लायक नहीं बल्कि उस पद से उसकी शोभा बढ़ जाए। यानी व्यक्तित्व इतना बड़ा होना चाहिए, और उसी कद में, उसी रास्ते पर संघ बढ़ता जा रहा है। एक की बात तो ये खत्म हो गई। अब दोस्तों अब जो दूसरी बात है, जो अगली खबर सड़क से लेकर संसद तक फैली हुई है, वो है आसमान में अडानी, जमीन में अडानी, हरलोक में अडानी, ब्रह्मलोक में अडानी, एयरपोर्ट पे अडानी, पोर्ट प्लेयर पे अडानी। ये जो संवाद है, ये जो वादे निभाए जा रहे हैं, ये जो वक्त विशेष के लोग वक्तों पर समय समय पर इस तरह की बातें कर रहे हैं, उसके पीछे मंशा क्या है? मंशा दोनों की अड़िग है। सरकार अडानी के ऊपर एक भी रुपए की कार्रवाई करने का इरादा नहीं है, वो पूरी तरह अडानी को सेव करना चाहती है, और विपक्ष इस बात पे अड़ा है कि अडानी के पर्चे खोलने ही पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका का जो उनको प्रूफ मिला है, जो अमेरिका ने उनके खिलाफ एफआईआर किए हैं, जो अमेरिका ने उनको समन किया है, वो सबसे बड़ा हथियार साबित हो रहा है विपक्षी नेताओं के लिए, खासतौर से कांग्रेस के लिए। अब कांग्रेस ने क्या किया, शीतकालीन सत्र चल रहा है, संसद के बाहर उनके अपने सारे सांसद लोकसभा और राज्यसभा के, उन्होंने ब्लैक जैकेट पहनी और लिखा
मोदी अडानी एक है तभी अडानी सेफ है। बहुत क्लियर बात कि राहुल गांधी का कहना है कि मोदी के रहते अडानी सेफ रहेगा, अगर मोदी नहीं रहेंगे तभी अडानी के जो है पर्चे खुलेंगे। यानी कि मोदी ही अडानी को सेव कर रहे हैं और ये नहीं चलेगा। हम अंतिम दम तक की लड़ाई लड़ेंगे और अडानी को ला करके उसको अदालत के सामने प्रूफ करेंगे कि ये व्यक्ति दोषी है। इसको लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इसके माफ किए गए हैं। किसानों को 10,000 रुपए माफ करने में सरकार को 10 बार सोचना पड़ता है और ये विपक्ष का दावा है कि अरबों रुपए अडानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों को माफ कर दिए गए, जबकि गरीब आदमी फांसी लगा के मर जाता है लेकिन उसके 10,000 रुपए बैंक माफ करने को तैयार नहीं है। ये कवायद गलत नहीं है दोस्तों, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। बैंक जीना हराम कर देता है, लेकिन वहीं इन अरबपतियों के अरबों रुपए सरकार एक मुश्त रकम में माफ कर देती है और रोटी से लेके कफन तक पे जो है ये जीएसटी लगाने की बात करती है, दही से लेके छाछ तक पे जीएसटी लगाने की बात करती है। लेकिन जब करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इन पूंजीपतियों को माफ करती है तब उसको जीएसटी नजर नहीं आता। अगर वो माफ ना करती तो शायद इस गरीब लोगों के, जो कमजोर लोग हैं, उन पर जीएसटी लगाने की नौबत नहीं आती। लेकिन कौन कहे, अब तो सीतारमन के पति ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उन्होंने तमाम आरोप लगा दिए हैं। लेकिन हुआ क्या? आरोप तो फिनांस मिनिस्टर के ऊपर और भी बहुत सारे लगे, लेकिन संसद भी शांत है। क्या कारण है कि कौन से ब्रांड में कौन से पैसा लेने के लिए किसको मजबूर किया जाता था, ये भी एक कहावत है। तो सवाल इस बात का है कि जब तक मोदी हैं तब तक हर चीज पर्दे के पीछे है। आरोप लगाना आसान होता है, लेकिन आरोप को सिद्ध करना भी मुश्किल होता है। यही कवायद फिलहाल अभी चल रही है कि अडानी, सरकार, और अब सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जिसको काफी कहा जाता है कि अपनी बदतमीजी के लिए प्रसिद्ध, उन्होंने जो सेंटेंस यूज किया कि राहुल गांधी एलओपी गद्दार है। मतलब अडानी को सेव करने में भारतीय जनता पार्टी इतना पागल हो चुकी है, उसको अपने शब्दों का ज्ञान नहीं है कि विपक्ष के नेता के ऊपर जो एलओपी है उसको गद्दार बोला। ऐसे हालात में दोस्तों स्थितियां दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही हैं, माहौल खराब होता जा रहा है। लेकिन जो भी खबरें हैं उनको आप तक लाना मेरा अपना परम कर्तव्य है। आज का आपका विश्लेषण आपको कैसा लगा दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव, कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच मौजूद होऊंगा। नमस्कार।